वन पूरे विश्व के लिए कितने आवश्यक हैं यह बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार वनों का लगातार घटना एक चिंता की बात है। दरअसल हाल ही में एक नई रिपोर्ट आई है, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2025 की, जिसके अनुसार वैश्विक जंगलों का विनाश लगातार जारी है। अब ऐसी दशा में एक चिंता हो रही है कि हम 2030 तक जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमने पहले मानदंड तय किए, क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे? तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के आज की इस वीडियो में इसी रिपोर्ट के विषय में हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे इस रिपोर्ट में कौन सी बातें बताई गई हैं और क्या भविष्य की राह हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो देखिए, ये नई रिपोर्ट जो है वो पूरे विश्व में जितने भी वन है, वनों का जो प्रसार है, उसको लेकर फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट है। इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो रिपोर्ट की बात हम करें, फॉरेस्ट डिक्लेरेशन असेसमेंट रिपोर्ट 2025। अब इसमें क्या कहा गया? इसमें कुछ आंकड़े बताए गए, उन आंकड़ों के आधार पर आप खुद निर्धारण करिए। कहा गया कि 2024 में, अगर 2024 की बात करें तो 8.1 मिलियन हेक्टेयर जंगल जो है उनका विनाश हुआ। यानी कितने जंगलों का विनाश हुआ? 8.1 मिलियन हेक्टेयर जंगलों का जो है वो विनाश हुआ। अब इतने जंगल केवल 2024 तक की बात यह बताई गई है। अब ये जो क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल लगभग बराबर है एक देश के, यानी कि जो ऑस्ट्रिया कंट्री, जिसका आप नाम सुने होंगे, तो ऑस्ट्रिया के क्षेत्रफल के बराबर ये पूरा का पूरा एरिया है। साथ ही साथ इसमें जो सबसे ज्यादा जिन वनों का विनाश हुआ है वो उष्णकटिबंधीय वन है और वो लगभग 6.73, उनका क्षेत्रफल कितना है? 6.73 मिलियन हेक्टेयर उनका क्षेत्रफल है। तो यानी कि इतने वनों का विनाश हुआ है जो कि केवल उष्णकटिबंधीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें वनों के विनाश के कारण की जो बात की गई, तो इस कारण में सबसे ज्यादा जो जिम्मेदार कारक है वो है आपका स्थायी कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर की वजह से, स्थायी कृषि की वजह से वनों का विनाश सर्वाधिक हुआ है। तो ये एक प्रमुख कारण के रूप में आया है। इसके अलावा पशुपालन वगैरह भी इसी में ऐड है। अब देखिए, यहां पर वनों की कटाई का 86% कारण है स्थायी कृषि, और साथ ही साथ जो पुनर्वनीकरण होता है, यानी कि फिर से हम जो रिफॉरेस्टेशन करते हैं, वनों को अगर हम काटते हैं तो वनों को अगर लगाएं भी उसी अनुपात में तो वन का नुकसान नहीं होगा, लेकिन नष्ट हुए जो वन है उनकी तुलना में अगर देखें तो पारिस्थितिक तंत्र की जो बहाली है उसमें बहुत देरी है। यह भी एक प्रमुख कारण है। केवल अगर आंकड़े की बात करेंगे तो उस पर भी हम बात करेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या आंकड़ा है। तो खबर यह है फिलहाल। अब देखिए, इसमें रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं में यह बताया गया है कि केवल 10.6 मिलियन हेक्टेयर पर ही सक्रिय पुनर्वनीकरण कार्य चल रहा है। यानी कि अगर मान लीजिए कहीं पर वन लगा है, वहां पर आपने वन को काट दिया, लेकिन इसी मात्रा में आपने दूसरी जगह वनों को लगा दिया तो किसी प्रकार की हानि नहीं हुई। लेकिन यहां पर जो पुनर्वनीकरण कार्यक्रम है वो जिस हिसाब से चलना चाहिए वो कितना चला है? तो 10.6 मिलियन हेक्टेयर पर यह पुनर्वनीकरण का काम हुआ है। लेकिन अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो यह वैश्विक पुनर्वनीकरण की जो क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी का केवल 5.4% ही है। अब आप सोचिए कि यह गति कितनी धीमी है, यानी कि इसकी कैपेसिटी अभी बहुत ज्यादा है। लगभग 96.6% और कैपेसिटी बढ़ाएंगे तब हम उन वनों को संतुलित अवस्था में कर पाएंगे। और साथ ही साथ अगर कुल जैव भौतिक क्षमता की अगर बात करें तो उसका तो 0.3% ही है, यह और कम हो जाएगा। कुल जैव भौतिक अगर कैपेसिटी की आप बात करेंगे तो वनों में, इससे वनों के लगातार कटने से क्या होगा? सबसे बड़ी हानि होगी कि जो बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो जैव विविधता है, उसकी हानि तो हो ही रही है। साथ साथ जो जलवायु स्थिरता है वो भी प्रभावित हो रही है, उसके लिए भी एक बड़ा खतरा बनकर उभर रहा है। अब आप जानते हैं कि हमने COP26 जब हुआ था तो COP26 में हमने क्या किया था? एक लक्ष्य तय किया था। उस लक्ष्य में हमने सोचा था कि COP26 में कि 2030 तक जाते जाते दुनिया को हम पुनर्वनीकरण की दिशा में स्टेब्लिश करेंगे। लेकिन उस लक्ष्य से अगर आप देखेंगे तो पूरा विश्व, जो कि 2030 तक जाते जाते हमने लक्ष्य तय किया था, उस टारगेट को, जो भी ABCD हमारा टारगेट है, उससे हम कितना प्रतिशत पीछे हैं? तो अभी लगभग 63% उससे हम क्या है? पीछे हैं। यानी कि अभी काफी पीछे हैं हम। और डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जो वनों का कटना है, डिग्रेडेशन, उनकी गुणवत्ता जो कम हो रही है, वो दोनों लगातार बढ़ रहे हैं। यानी कि वनों का कटाव भी बढ़ रहा है और वनों की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। गुणवत्ता प्रभावित होने का मतलब वहां जैव विविधता कम हो रही है, उनकी सघनता कम हो रही है, वहां पर मिट्टी का कटाव हो रहा है या अन्य तरीके से उनकी जैसे भी गुणवत्ता प्रभावित हो रही हो। अब देखिए, यहां पर
जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उसने वनों के जोखिम को यानी फॉरेस्ट रिलेटेड जितने भी रिस्क हैं उसको प्रबंधित करने में पर्याप्त प्रगति नहीं की है, यह भी इसमें बताया गया है। यानी कि जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड रिस्क का मतलब कि वनों में मान लीजिए कटाव हो रहा है, ज्यादातर अवैध तरीके से वन काटे जा रहे हैं, या उससे रिलेटेड रिस्क उसकी वजह से बाढ़ आ रही है, उसकी वजह से मिट्टी बह जा रही है, तो ये तमाम चीजें जो वनों के फॉरेस्ट रिलेटेड रिस्क होते हैं ये उसी के अंतर्गत आते हैं। अब इसको मैनेज करने के लिए जो प्रगति होनी चाहिए, जो फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि अगर वन कटते हैं तो उससे होने वाले दुष्परिणामों को रोकने के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट यानी कि वित्तीय सहायता मिले, वो नहीं हो रहा है। केवल 40% ही ऐसे संस्थान हैं पूरे विश्व में, इस प्रकार के जितने भी वित्तीय संस्थान हैं उसमें केवल 40% ही ऐसे हैं जो कि जिनके पास ऐसी पॉलिसी है, जिसके पास इस तरह की नीति है कि वो कमोडिटी ड्राइवन डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी जिसको कहते हैं, यानी कि जंगलों को मान लीजिए आप काट रहे हैं और काटने के बाद आपने वहां पर सोया बो दिया या बीफ से संबंधित चीजें वहां पर गतिविधि हो रही है, लकड़ी या तेल या कोयला जैसी वस्तुओं को जिनको हम कमोडिटीज के अंतर्गत देख सकते हैं, इसके प्रोडक्शन के लिए हमने वनों को क्या किया, काट दिया। अब सिर्फ 40% ही ऐसे संस्थान हैं जिनके पास ऐसी पॉलिसी है जो ये सुनिश्चित करे कि उनका पैसा जो वो फाइनेंस करेंगे वो निवेश वनों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से भी अगर वनों को नुकसान पहुंच रहा है उनके फाइनेंस की वजह से, तो वो पॉलिसी उनको रोकती है। ऐसी पॉलिसी जो वनों के कटाव को रोकती है सिर्फ कमोडिटी के प्रोडक्शन में फायदा पहुंचाने के लिए, ये पॉलिसी केवल 40% ही वित्तीय संस्थानों के पास है। अब देखिए यहां पर ये बात भी इस रिपोर्ट में बताई गई। अब देखिए वनों के लिए जो फाइनेंस की बात है, अगर उसको आप देखेंगे तो अगर अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हैं, सार्वजनिक जो वित्त जिसको कहते हैं, उसमें चाहे IMF हो गया, चाहे वर्ल्ड बैंक हो गया, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में जब आप तुलना करेंगे तो एग्रीकल्चर की तुलना में या अन्य चीजों की तुलना में यहां पर अगर आप देखेंगे तो निवेश बहुत कम है। यानी वनों के लिए जो पैसा जाना चाहिए, जो फाइनेंस होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से भी, वो बहुत कम है। जैसे 2018 से 20 में $1.7 बिलियन, 2022 से 24 में $5.7 बिलियन वनों के लिए मान लीजिए निवेश हो रहा है, दिया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा फाइनेंस किया जा रहा है। अब कृषि से जब तुलना करेंगे, कृषि के क्षेत्र में जो सब्सिडी दी जा रही है तो वो लगभग $409 बिलियन पर ईयर के हिसाब से है। अब इसकी तुलना में अगर आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, इस तरह से आप समझिए कि पूरे विश्व में अगर 100 रुपया अगर जंगल बचाने के लिए कितना पैसा खर्च हो रहा है, अगर पूरा 100 रुपया खर्च हो रहा है तो उसमें सिर्फ 1.40 यानी कि 100 रुपीज अगर बाकी कामों के लिए है तो जंगल को बचाने के लिए केवल 1.40 रुपीज हम क्या कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। इसका मतलब जो प्रतिशत रूप है वो बहुत कम है, केवल 1.4% ही हम खर्च कर रहे हैं वनों को बचाने के लिए। तो इसको कहीं ना कहीं बढ़ाने की जरूरत है। बाकी पैसा कहां जा रहा है, तो बाकी पैसा उन कामों में जा रहा है जो जंगलों को काटने की ओर ले जाते हैं। अब इस तरह से अगर ये चीज होगी तो 2030 तक जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसके लिए हम अपेक्षित कदम नहीं उठा पा रहे हैं, क्योंकि उसके लिए आपको कम से कम अगर आप देखेंगे तो 117 से लेकर 299 बिलियन डॉलर आपको चाहिए पर ईयर के हिसाब से, यानी कि 117 से लेकर 299 बिलियन डॉलर तक अगर आपके पास रहेगा तब जाके इस लक्ष्य को आप प्राप्त करेंगे। तो उस लक्ष्य से आप कभी पीछे हैं, यानी कि जो फाइनेंस है उसको भी इस क्षेत्र में बढ़ाने की जरूरत है। अब सवाल उठता है कि ये तो सार्वजनिक वित्त की स्थिति हो गई, भारत की स्थिति क्या है? तो भारत में भी देखिए इन दिनों जो कानून है वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव क्या है, आर्थिक दबाव है। यानी कि हम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हम वनों से समझौता कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल जो प्रेशर है वो हम देख सकते हैं कि वनों पर हावी दिखाई देता है। और जो वन आश्रित समुदाय हैं, यानी कि फॉरेस्ट डिपेंडेंट जो कम्युनिटीज हैं, उनके राइट्स कहीं ना कहीं से कमजोर होते हैं। तो कई वन क्षेत्रों की सुरक्षा कमजोर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा वनों की सुरक्षा कौन करेगा? जो वनों से सबसे ज्यादा कनेक्ट होगा। वनों से सबसे ज्यादा कनेक्ट कौन होता है? तो जो हमारे आदिवासी समुदाय होते हैं, विशेषकर उनके जो महिला वर्ग के लोग होते हैं, ज्यादातर वनों से वो कनेक्ट होती हैं, वनों से, और वनों से संबंधित जो पारंपरिक टेक्निक है उसको वो ज्यादा करीब से देखती हैं। तो उनके अगर राइट मजबूत होंगे तो वनों की सुरक्षा अपने आप मजबूत होगी। और भारत ने जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है उसके तहत जब संशोधन किया तो कहीं ना कहीं ये अधिकार प्रभावित हुए। तो इसके विषय में भी सोचने की जरूरत है, इधर भी वित्तीय प्रवाह बढ़ाने की जरूरत है। अब आगे की राह में क्या हो सकता है? तो देखिए आगे की राह के अंतर्गत हम देख सकते हैं सबसे पहले तो वनों की कटाई को रोकने के लिए और पारिस्थितिक तंत्र को बहाल करने के लिए हमको
त्वरित कदम उठाने पड़ेंगे, यानी कि तुरंत हमको इसके लिए सोचना होगा, इसके लिए हमको त्वरित कदम उठाना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट तो आपका ये हो जाएगा कि हमको इमीडिएट इसके लिए स्टेप लेना होगा। दूसरा यह है कि पुनर्वनीकरण और वनीकरण कार्यक्रमों को हमको बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि जहां वन कटे हैं उसी मात्रा में वनों को लगाया जाए। तो पुनर्वनीकरण कार्यक्रम को हमको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपने उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे एक देश है जिसका नाम है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका ने ऐसा काम किया पुनर्वनीकरण में, उसने एक, आप कह सकते हैं कि उसकी तारीफ की जा सकती है कि उसने अपनी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज थी, विशेष तौर पर उसकी एक पॉलिसी, गवर्नमेंट की पॉलिसी और पीईएस, जिसको कि पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं, उस पॉलिसी के माध्यम से अपने जितने भी वन उसके नष्ट हुए थे उसका लगभग 60% तक उसने क्या किया था, कवर कर लिया था। तो हमको ऐसी पॉलिसी से सीख लेनी चाहिए। हर देश के लिए नो डिफॉरेस्टेशन पॉलिसी भी बनाना चाहिए। हर देश के पास ऐसी पॉलिसी हो कि वहां पर डिफॉरेस्टेशन की कंडीशन ही न बने, इसके लिए नीति बनानी चाहिए। विशेष तौर पर जो लोग वनों से ज्यादा कनेक्ट है, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो आदिवासी हैं, चाहे स्थानीय समुदाय के लोग हैं, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए, उनके राइट्स को क्लियर किया जाए, मजबूत किया जाए। वित्तीय प्रवाह यानी कि जो फाइनेंशियल फ्लो है उनको वन संरक्षण और सतत प्रबंधन यानी कि सस्टेनेबल मैनेजमेंट की तरफ हम बढ़ाएं, उस दिशा में गतिशील करने, यानी कि सतत मैनेजमेंट या जो सतत विकास का मतलब ही हुआ कि हम इस तरह से उसका इस्तेमाल करें कि भविष्य के लिए वो समाप्त ना हो, खतरा ना हो, भविष्य के लिए भी उसकी राह बची रहे और वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं उसको भी वो फुलफिल करता रहे। साथ ही साथ जैसे आप देखिए नॉर्वे ने, जैसे ग्रीन फंड नॉर्वे का आपने सुना होगा, उसी तरह से भारत का जो है कैंपा फंड है। इन चीजों की व्यवस्था हो, इस तरह के फंड बनाए जाए जो विशेष तौर पर वनों के लिए समर्पित हों। नीतियों और कानूनों में उद्योग और राजनीति के प्रभाव को सीमित करना होगा। यह भी एक तरीका है जिससे कि हम बेहतर काम कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा नीतियां और कानून अगर राजनीति से प्रभावित होंगे, उद्योगों का उस पर ज्यादा असर होगा, तो हम पर्यावरण संरक्षण का जो पारिस्थितिक तंत्र है उसको समृद्ध नहीं कर पाएंगे। और कुछ ऐसी पद्धतियां हैं जैसे मियावाकी पद्धति है, इसको हम अपना सकते हैं। भारत में इसका इस्तेमाल कुछ जगह पर किया भी गया, उसके सफल परिणाम भी देखे गए, जैसे महाकुंभ में भी उसका इस्तेमाल किया गया था। तो इस तरह की टेक्निक को भी हमको अपनाना चाहिए। अब चलिए बात करते हैं अभ्यास प्रश्न की। अभ्यास प्रश्न आपके लिए कि रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं और स्थानीय समुदायों की भागीदारी क्यों आवश्यक है। विकल्प आपके सामने है। क्योंकि वे जंगलों से दूर रहती हैं, क्योंकि वे पारंपरिक ज्ञान और संसाधन संरक्षण जानती हैं, क्योंकि वे तकनीकी विशेषज्ञ हैं, या क्योंकि वे उद्योग चलाती हैं। तो इसका सही जवाब उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि आप जरूर देंगे। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।